मैं इनके खिलाफ बात नहीं कर रही हूं। आपको 140 डेज में पे करना है एमएसएमई को, करिए। 150 डेज 200 डेज में करना है, करिए। इनकम टैक्स एक्ट में जो बदलाव आया वो इस साल नहीं आया, 23 में आया। मैं उसको बदलना है तो अगले नया सरकार जो आएगी जुलाई बजट में कुछ करना है तो आपके रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक करेंगे। मगर एक मिनट जल्दबाजी में क्लैप नहीं करना, सुनिए। हमने क्या किया? सिर्फ इतना तो किया इनकम टैक्स एक्ट में कि आप जब भी चाहिए पेमेंट करो भाई, 90 डेज के अंदर करना। ये कानून है, एमएसएमई कानून का एक विषय है, इनकम टैक्स का नहीं। हमने एमएसएमई के रिक्वेस्ट में ये बदलाव ले आए इनकम टैक्स एक्ट में। क्या था रिक्वेस्ट? 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं हो रही है, मगर जो हमें पेमेंट करना है वो एक्सपेंडिचर उसका दिखाते हुए, मतलब पेमेंट कर दिया एमएसएमई को, इसीलिए टैक्स से उसका उस अमाउंट को राहत मिलना चाहिए। वो मिलता भी, अभी भी मिलेगा। वो बदलाव से कुछ नहीं है, आज भी वो आपको मिलेगा, मगर मिलेगा उस साल जहां आप पे कर रही हो, उस साल मिलेगा। इसीलिए आपको नुकसान तो पहुंचा नहीं है इनकम टैक्स एक्ट से, मगर हर साल उसको दिखाते हुए अगले साल जो पेमेंट एमएसएमई को कर रही हो, वो एमएसएमई आकर के हमसे बोला ये क्या है, उनको डबल बेनिफिट है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। जब ये एमएसएमई कानून 2008 से लागू है, 45 डेज के अंदर पेमेंट करो। सो एमएसएमई के रिक्वेस्ट के अनुसार हमने उसको इनकम टैक्स एक्ट से भी जोड़ा है। अगर ठीक है एमएसएमई भी आपके साथ है और वो भी बोल रहे हैं ठीक है 150 डेज में पेमेंट करो, 200 डेज में करो या एक साल के बाद करो, एमएसएमई कहने दीजिए, फिर तो बदलना आसान है। We are all ourselves at the same time. Therefore, you should also be benefiting from that payment 45 days. If it is not 45 days, and if you are ready for 200 days, well, ma'am, go ahead and change it. Our buyers don't pay. So income tax में benefit अगर आपको चाहिए, हम सिर्फ इतना किया कि ये जिस साल आप वो पेमेंट करोगे उस साल एक्सपेंडिचर क्लेम करो। ये बदलाव भी एमएसएमई के रिक्वेस्ट के अनुसार हमने किया। अगर वो नहीं चाहिए बदलेंगे, वापस चले जाएंगे ओरिजिनल पोजीशन में। इसमें खड़े होकर के आपके बातों को सुनना मुझे आई डोंट से अच्छा लगता है, मगर इट इज गुड मुझे ये मौका मिला आपका विषय सुनने के लिए, क्योंकि आपको बहुत ग्राउंड में जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार आप बात कर रहे हैं, उसमें जो दिक्कत आ रहे हैं उसको सामने रख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जरूर कह सकती हूं कि मोदी जी तो सरकार तीसरी बार बना रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और सरकार बनाने के बाद एकदम अर्जेंसी के साथ इन विषयों को गहराई से अध्ययन करके, आवश्यकता हो तो आप सबको बुलाकर बात करके, या तो हम इधर आकर बैठकर आपसे संपर्क करके कुछ जरूर हल निकालना चाहिए। मैं उतना अश्योरेंस दे सकती हूं कि जरूर इसको उस हद तक मैं जरूर लेके जाऊंगी। और मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेतागण, जाखड़ जी, मनप्रीत बादल जी, सांपला जी और हमारे तरुण चुग जी और बाकी सब जो डायस पर बैठे हैं, और इस शहर का दिल के धड़कन जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, एनर्जेटिक क्राउड, आपसे बात करने में मुझे आनंद लगती है। आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज, मैं उसको दरकिनारे नहीं कर रही हूं। मैं ये भी उधर बैठ करके मनप्रीत बादल जी से भी और जाखड़ जी से भी बात कर रही थी कि
पंजाब में अगर अच्छा एनर्जेटिक गवर्नेंस समझने वाले सरकार रहता तो हर एक इस इश्यू जो आप अभी बात करते हैं उधर उस इश्यू को स्टेट लेवल पर सुलझा सकते हैं और जहां स्टेट लेवल से अधिक होते हुए सेंटर तक जाना है एकदम एक फोन कॉल से विषय सुलझ सकते थे। जब यू डोंट हैव अ सरकार, मैं उदाहरण के लिए इधर बैठे हैं इसीलिए उनके सामने उनको प्रेस कर रही हूं, ऐसे नहीं है, मैं सच बोल रही हूं। अगर बादल साहब इधर नहीं बैठे फिर भी मैं बोलूंगी, और मुझे मालूम नहीं था कि बादल साहब इधर है, बात कर रहे हैं, ऊपर कमरे में जाकर जैसे वही विषय बोल रहे हैं कि अगर समर्थवान लोग सरकार चलाते हैं, कितने भी दिक्कत क्यों ना हो, जरूर स्टेट के लिए काम करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, जीएसटी काउंसिल में मनप्रीत बादल झगड़ा करने में माहिर थे। क्यों? सॉरी, झगड़ा करने में माहिर थे, मगर क्यों? पंजाब के हक के लिए जो चाहिए उसके लिए लड़ लड़ करके उनके काम करवा दे। मैं उदाहरण बोल रही हूं, कुछ गलती की वजह से जीएसटी लॉन्च करने के समय हर राज्य उनके अपने बेस ईयर का डेटा दे देते हैं। बेस ईयर 2015-16 था, उस साल आपके इनकम कितना, जीएसडीपी कितना, उस आंकड़ा देने के बाद उसमें बेस करते हुए कॉम्पनसेशन हर स्टेट को मिलता था। जून 2022 तक वो कॉम्पनसेशन मिलता था। कुछ कारणवश पंजाब ने गलत नंबर दे दिया, बेस ईयर का नंबर गलत दे दिए, और उस गलती के वजह से पंजाब को जो सही मिलना था वो उससे कम मिलता रहा। और मनप्रीत जी बादल फाइनेंस मिनिस्टर होने के बाद से काउंसिल में, हर काउंसिल में माइक दबा देते तो हम सब पीछे बैठ जाते हैं कि हाँ वी नो व्हाट इज गोइंग टू से। मगर विषय वो था कि गलती स्टेट से हुआ वो मान रहे और सही नंबर अभी दे रहे हैं, तो क्यों जल्दी से हमारे पैसा नहीं मिलता? फिर एजी सर्टिफिकेट्स के साथ जब क्लेम आया तुरंत उसका सॉल्यूशन भी निकाला। वो मोदी जी के सरकार के काम करने का तरीका, आ गया सही क्लेम, तुरंत उसको क्लियर करो। उसी के अनुसार मैंने मनप्रीत बादल जी के रिक्वेस्ट को माना भी। ये उदाहरण इसीलिए बोल रही हूं, दो विषय है। मोदी सरकार मतलब जनता को सुनो और सॉल्यूशन दो, और जनता को सुनने के लिए आपका मिनिस्टर भी ऐसे मिनिस्टर होना चाहिए जो दिल्ली तक आकर आवाज उठाते। आज मैं दुख से कहना पड़ रहा है कि अब के जो सरकार पंजाब में है, बाय रूटीन पंजाब के लिए जितना भी पैसा स्कीम के लिए दे देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें 10% 20% भी उपयोग नहीं करते हैं। फिर रोते हैं कि हमें सौतेली व्हाट इज दैट स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता है, हमें पैसा नहीं मिलता। मैं लिस्ट पढ़ना चाहती हूं क्विकली, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। हर एक स्कीम में 100 उपयोग करने के लिए रेडी बैठा हुआ है दिल्ली में, 15 उपयोग करते हैं, 20 उपयोग करते हैं, फिर बोलते हैं कि पैसा नहीं आ रहा। अरे आप उठाओ भाई पैसा, कौन रोक रहा है आपको? समर्थवान मंत्रीगण अगर है तो काम होगा, समर्थवान शायद नहीं है, या समर्थवान है कुछ और करने में, सरकार चलाने में नहीं। इसीलिए अभी लोकसभा चुनाव के समय मैं मानती हूं पंजाब से एक मैसेज जाना चाहिए। अभी तो स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव नहीं है, मगर इस पार्लियामेंट के चुनाव के रास्ते से आप मैसेज ये जरूर देना चाहिए कि काम करने वाले सरकार, केंद्र में मोदी जी के सरकार का समर्थन हम दे रहे हैं, ना कि आपको। इधर क्या बात कर रहे हैं आकर के दिल्ली का सीएम,
जो आरोपी है बेल में बाहर आए हुए हैं और पंजाब में आके बोलते हैं पूरे हमारे 13 सीट्स का 13 की 13 हमें दे दो। पंजाब के वॉइस दिल्ली में रखेंगे, लोकसभा में रखेंगे। दिल्ली सरकार को सही चला नहीं पा रहे। हॉस्पिटल उधर बच्चे कल 24 आवर्स हुए जन्म लेकर के, उतना छोटे बच्चे भी जल जा रहे हैं। उनके इंस्पेक्शन की क्वालिटी, मोहल्ला क्लिनिक के क्वालिटी दिल्ली में जो दिखा नहीं पा रहे। एक अच्छा सा फर्टाइल ग्राउंड जो पंजाब में एग्रीकल्चर के लिए है और जो एंटरप्रेन्योरशिप का हाईएस्ट वैल्यू रखने वाले पंजाब हैं और बॉर्डर स्टेट भी है। मैन्युफैक्चरिंग का एक जमाने में हम सब साउथ में से कोट करते थे, पंजाब को देखो मैन्युफैक्चरिंग में, साउथ इंडिया में माहिर था पंजाब मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आज क्या हालात हो गए। अगर आपके स्टेट में एक सेक्टर दिक्कत में है तो केंद्र गवर्नमेंट से आप बात करके उस दिक्कत सुलझाने के लिए आपके तरफ से जो भी प्रपोजल है उसको उठाओगे। मैं पंजाब से मैं ये डिमांड करती हूं कि हर एक सेक्टर में जहां प्रॉब्लम है, क्या आकर के दिल्ली में आकर के बात किए या फोन किए या कुछ विषय बोले? नहीं। मैं मनप्रीत बादल जी का उदाहरण इसीलिए लिए कि स्टेट का हक के लिए दिल्ली में मतलब दिल्ली आकर के करना ऐसे नहीं है। पंजाब में बैठ करके भी करो, मगर करो तो वो नहीं हो रही है पंजाब में, और इसमें देर करने का हमें लग्जरी नहीं है। देर नहीं करना है। मैं जब बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में जाती हूं, प्रधानमंत्री जी का एक विषय मैं उधर रखती हूं कि 2047 विकसित भारत का गोल अचीव करने के लिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं पूर्व के राज्यों का हम उन्नति के लिए काम करना, क्योंकि वो ही इंजन बनेंगे विकसित भारत का रीच करने के लिए। दे विल बी द इंजन टू रीच विकसित भारत। बट जनरली हम क्या बोलते हैं ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर, जैसे पहले बताया गया तरुण जी बात करने के समय, बीमारू बिहार, आज मध्य प्रदेश बीमारू नहीं है, राजस्थान बीमारू नहीं है, उत्तर प्रदेश जरूर बीमारी नहीं है, मगर बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, उधर भी 9,000 करोड़ रुपया खर्च उठा करके झारखंड में एक फर्टिलाइजर पुरानी पब्लिक सेक्टर कंपनी को रिवाइव किया मोदी जी ने। क्यों किया? बैकवर्ड स्टेट बोल सकते हैं, बीमारू स्टेट बोल सकते हैं, उधर जाके पैसा क्यों डालना है? सिर्फ इसीलिए कि हमारा कमिटमेंट भी है, हम ये भी मानते हैं उधर पोटेंशियल है। सिर्फ झारखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश गोरखपुर का फर्टिलाइजर कंपनी का भी रिवाइवल हुआ, उसका पाइपलाइन के द्वारा गैस सप्लाई हो रही है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यही हुआ बिहार में भी। बिहार में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में 3 पब्लिक सेक्टर फर्टिलाइजर कंपनी का रिवाइवल क्यों हुआ? सिर्फ बिहार में सिर्फ झारखंड में 9,000 करोड़, उसी के इक्विवेलेंट अमाउंट बाकी 2 स्टेट्स में भी हुआ। क्यों हुआ? एक मंत्र जो बार बार प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हर राज्य साथ में आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी राज्य पीछे रहना ठीक नहीं है, क्योंकि दैट वन स्टेट इज इनफ टू पुल यू बैक। और हमारा रफ्तार इतना होना चाहिए कि 2047 पहले ही हम विकसित होना चाहिए। और मैं आज इधर खड़े होकर के इस बात को बोलना चाह रही हूं कि पंजाब ट्रेडिशनली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट, एग्रीकल्चर में लीडर स्टेट,
और इसमें एक विषय अभी जोड़ना भी चाहती हूं, जो गाड़ी में जब चंडीगढ़ से आ रही थी उस बात को जिक्र किया मैंने। बासमती राइस में जीआई का युद्ध में हम सफल रहे, पूरे जीआई बासमती भारत को मिला है। इसमें से नुकसान शायद पाकिस्तान फील कर रहा है कि उनका इसमें हिस्सेदारी शायद नहीं होगा। इतना दूर तक वो जीआई का युद्ध को लेके जाना किस कारण? हमारे देश के कारण, हमारे नेतृत्व के कारण, हमारे भरोसा पंजाब जैसे स्टेट जहां एग्रीकल्चर में प्रोग्रेसिवली आप कल्टीवेट करते हैं उसके कारण। सो अगर हम इंटरनेशनली जाकर के पंजाब के स्ट्रेंथ के ऊपर और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स के स्ट्रेंथ के ऊपर और ट्रेडिंग में हमारे स्टेट्स के स्ट्रेंथ के ऊपर फाइट कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ के जिक्र हुआ, नॉन टैरिफ बैरियर्स रास्ते में ही चलना पड़ रहा है, फिर भी कैसे? मैं क्योंकि एफटीए के जिक्र हुआ, आरसेप का जिक्र हुआ, हम आरसेप में क्लियरली पहले से माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात क्लियरली बोले कि आरसेप में जाओ तो पूरे ओपन मार्केट करोगे चाइना के लिए, हमें चाहिए क्या? इसीलिए आरसेप में नहीं गए। ऐसे ही एफटीए, जहां एफटीए के कारण हमारे मार्केट सब विदेशी माल के लिए ओपन हो गए, मगर हम उससे फायदा उठा नहीं पा रहे हैं। उसमें भी रिव्यू का कदम हमने ले लिया, एफटीए का रिव्यू हो रही है, इससे हमें कितना नुकसान हम फील करते हैं उसके ऊपर भी इनपुट ले रहे हैं। मैं जरूर आपको इनवाइट करती हूं, आपके इनपुट दो कि कैसे एफटीए के कारण इधर की टेक्सटाइल सेक्टर सफर हो रही है, उसका इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहिए। सो ये सब कहते हुए मैं जरूर ये विषय आपके सामने रखना चाहती हूं कि सरकार जब एक राज्य के प्रॉब्लम्स के ऊपर सही रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, फिर आपको यही होगा कि प्रॉब्लम वैसे के वैसे रह जाएगा। और इंडस्ट्री बात करने समय लॉ एंड ऑर्डर के विषय ही जरूर मैं आपके याद दिलाना चाहती हूं। उदाहरण के लिए मैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कंपेयर नहीं कर रही, मगर जनरली क्या बोलते हैं हम, इंडस्ट्री इकोसिस्टम रहना चाहिए, फिर अगर रहता है तो इन्वेस्टमेंट आता है। ये तो हम कभी भी सुनते हैं और सच्चाई भी है। ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर बात हुआ, ऑटोमोबाइल के एक्सपोर्ट के ऊपर चर्चा हुआ, देश में हो रही है ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसका एक्सपोर्ट भी हो रही है। आप देख लीजिए ऑटो कंपोनेंट्स का क्लस्टर जैसे हो रही है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर में, किया मोटर्स उधरी से, हुंडई उधरी से, आज तक फोर्ड था, फोर्ड की जगह कोई और आ गए। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और उसके मैन्युफैक्चरिंग का हब ऑर्गेनिकली हो रही है, कोई इंसेंटिव के कारण नहीं हो रही। इधर होना है ऐसे, क्योंकि आपके पास वो क्षमता है, स्किल्स है, आप कर सकते हैं। इधर भी होना चाहिए। मैं मानती हूं यू नीड अ प्रोएक्टिव मेजर विच हैज टू बी टेकन। दूसरा उदाहरण दे रही हूं, इकोसिस्टम अगर है तो इंडस्ट्री आएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, ये तो मानने लायक बात है। आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और कोई विदेशी कंपनी नहीं है, हमारे ही अपना टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को कहां लेके गए। 3 यूनिट भारत देश में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े अमाउंट। 2 तो गुजरात में हुआ, तीसरा कहां गए? असम में गया। इकोसिस्टम है क्या उधर? इतना ऐसे इकोसिस्टम है क्या कि इंडस्ट्री को अट्रैक्ट कर सकते, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते? और हम ये भी बात बोलते हैं कि लॉक स्टेट्स विच आर लैंडलॉक्ड स्टेट्स और उससे एक्सपोर्ट करने का फैसिलिटी नहीं है वगैरह। असम इज लैंडलॉक्ड,
इंडस्ट्री वेंट देयर. मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आप लैंडलॉक्ड हो, आई एम सॉरी यू सफर. नो, दैट इज नॉट व्हाट इज माय मैसेज. My message is to even overcome, even if you are landlocked, if the state government takes that proactive measure and say, come do it here, let's see what you want. We are willing to expand, we are willing to extend that. And once that big investment comes, all the ancillary come automatically. How did Apple phone come to India and now the ancillary are all coming around? Hyderabad, Bengaluru, Chennai, around that belt it's going. Now it's coming to Gurgaon as well. So we need to have a lot more proactive ways in which we can get industry to come to one area. I go back to saying we need effective state government. But in the absence, can we let one state suffer? We can't. And I would think it is important that we engage Government of India and its ministers and also the officials will have to engage with you. I assure you that engagement will happen. We will talk and we will take steps. But just for me to highlight some of the points which I've said, because of power tariff shortage or power tariff and power shortage, unscheduled power cuts, law and order situation, and जैसे their lady exporter who spoke, the law and order problem coming out of drugs have resulted in a lot of investment from Punjab going out. MSME Export Promotion Council did a study in January 2024. What have they said? The Confederation of Organic Food Producers and Marketing Agents, they found that the investment in Punjab declined by 85%. Fall 85%. 22-23 mein. Naturally, you will say, what is so special about 22-23? After you voted in the government. And what is the amount? 2018-19 में 43,323 crores investments year wise होता था. 1920 में 12,267 crore. 2020-21 कोविड के बावजूद भी 15,761 crore. And 21-22, the last year when some sanity prevailed in Punjab, you had 23,655. What is it in 22-23 after you elected the new government? 3,000 crores. 3,492 crores only, and this is not me saying it, it is published in a newspaper and I've got the link here. I am not saying it from my sources. It's a newspaper coverage. Drastic fall in a year-wise investment chart for Punjab. We can't afford it. I want to highlight this fact. Businesses are migrating out of Punjab. I just want to highlight the other few things which I said earlier. There were, of course, promises given which are not getting fulfilled. I'm sure Jakar will speak about it. I can highlight how many such promises. Old age pension has not been given. 1,000 rupees per month for adult women in Punjab has not been given. Similarly, Punjab ke drug problem ko I will find solution. Nothing has happened. Unemployment rate national level पर 3.2% है. Punjab में 6.1%, double of what is it in national level. So the achievements of the current government are these. And when inflation is hitting everybody and we are taking steps for it, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2021 में फ्यूल प्राइस कट करने के लिए एक्साइज ड्यूटी को कम करवाए. मई 2022 में भी करवाए. दोनों बार इधर कम नहीं हुआ. मगर नया सरकार आने के बाद फरवरी 2023 में
90 पैसा सेस पर लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल ले आने वाले नया सरकार है आपका। और एक साल के बाद, और सॉरी 2 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद जून वही 2023 में नया सरकार आ गए। पहले काम उनको ये मिला कि 90 पैसे सेस लगाया हर 1 लीटर में। फिर 2023 वही साल जून में 92 पैसा वैट ऑन पेट्रोल, 88 पैसा पर लीटर ऑन डीजल वैट को बढ़ाया। मोदी जी कम करने के लिए 2 बार उनके रेट को कम करवाए एक्सेस ड्यूटी के। इधर तो सेस और वैट को बढ़ा रहे हैं। नया सरकार का आपका देन देख लीजिए। मैं ये विषय बोल रहा था कि सेंट्रल के स्कीम को कैसे पूरे उपयोग नहीं करते हैं। 2-3 एग्जाम्पल देख करके मैं बैठ जाती हूं। उसके बाद आपको कुछ और विषय पूछना है तो मैं जरूर जवाब देने के लिए तैयार हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इन्वेस्ट करो, एसेट क्रिएट करो। ये करने में रोजगार बढ़ती है, एसेट बढ़ती है और उसके कारण सबको फायदा होती है। पूरे देश में एवरेज और सेंट्रल गवर्नमेंट का एवरेज टोटल खर्च में, टोटल एक्सपेंडिचर में 20% कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एलोकेट करते हैं। पंजाब में पर्टिकुलरली इस साल 2024-25 1% एलोकेशन, 1.4%। टोटल खर्च 100 रुपया है तो 1 रुपया 40 पैसा खर्च कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। फिर कैसे पंजाब का एसेट ग्रोथ होगा, उससे कैसे जॉब्स मिलेगा? कुछ नहीं है, पैसा कैपिटल के लिए नहीं खर्च हो रही है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए टारगेट जो लगाते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मगर अचीव नहीं किया। 53% शॉर्टेज हुआ। दूर और 100 तक रीच करना है, 53% तक की नहीं पहुंचे, 53 नहीं उपयोग किए। मैं नंबर में बोल रही हूं। 10,354 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है तो पंजाब सिर्फ 4,000 खर्च किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। बाकी क्या हो रही है मुझे मालूम नहीं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए, रोड्स के लिए खर्चा 42% लोअर देन टारगेट। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए खर्चा 38% लोअर देन टारगेट। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है पैसा। हाउसिंग के लिए खर्चा 37% लोअर देन बजटेड। बजट में 100 रुपया तो 37% कम ही कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट 28% लोअर, अर्बन डेवलपमेंट 25% लोअर। पंजाब कैसे आगे बढ़ेगा? ऐसे खर्च भी कर नहीं सक रहे हैं। ऐसे सरकार है आपके सामने। इसीलिए मैं हाईलाइट करना चाहती हूं, 2004 से 14 टैक्स डेवल्यूशन के द्वारा 24,995 मिलता था पंजाब को। मोदी जी आने के बाद 2014 से 24 1,18,780 करोड़ मिलता है पंजाब के लिए। ग्रांट्स एंड एड 2004 to 14 22,197 करोड़ मिलता था। अब मिल रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम में 1,36,870 करोड़। सो पैसा आ रही है खूब और दे भी सकते हैं, मगर ये पैसा कहां जा रही है, यही मेरा प्रश्न है। लास्टली मैं बोल रही हूं, कोविड आने के बाद से क्योंकि स्टेट्स जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, उनके हाथ में पैसा रहना चाहिए, ये कोई फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी मोदी जी ने बोला हर स्टेट को पैसा दो। 50 साल के लिए लोन के नाते दिए
इंटरेस्ट नहीं है उसके, आप इंटरेस्ट भी भरवाना नहीं है, वापस प्रिंसिपल भी अभी भरवाना नहीं है, 50 साल के बाद देख लें। ऐसे 1320 करोड़ पंजाब के लिए आया है। मैं उसमें एक उदाहरण दे रही हूं। ऑन एन एवरेज हर स्टेट में 7,740 करोड़ तक हर स्टेट उपयोग किया। अगर पंजाब भी उनका पैसा सही समय पर उपयोग करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पहुंचा देते तो वो भी और ज्यादा पैसा उठा सकते थे, मगर वो नहीं किया। मैं हाईलाइट कर रही हूं जहां पैसा अवेलेबल है आप खर्च नहीं कर रही हो, उठा नहीं रही हो, मगर बाहर बात कर रही हो कि हमें पैसा नहीं मिलते हैं, सौतेली मां का ट्रीटमेंट मिल रही। मैं उदाहरण के साथ आपके सामने रख रही हूं। पंजाब की गवर्नमेंट पंजाब के बेहतरी के लिए जो काम करना है, जो कष्ट उठाना है, केंद्र सरकार से पैसा ले आकर के खर्च करना है, नहीं कर रही, बातें कर रही है, और पंजाब के लिए ये अच्छा नहीं है। मैं इससे ज्यादा टाइम ना लेते हुए पंजाब की इंडस्ट्री के लिए, और ये 43B का विषय मैं बोल रही हूं, ये मोदी जी ने या हमने अपने आप ऑन आवर ओन नहीं किया। MSME के रिक्वेस्ट में ले आए ये वाला IT रिलेटेड चेंजेस। वैसे भी 8 साल 9 साल से और उससे ज्यादा से MSME के कानून के द्वारा 45 डेज का पेमेंट का रूल है। वो 45 डेज में नहीं मिल रही है, MSME आकर हमसे बोलने के कारण ये भी ले आए। मगर अगर इंडस्ट्री MSME खुद फील करते हैं कि ये अमेंडमेंट हमें नहीं चाहिए, कुछ और करेंगे, हम आपस में करेंगे, वो रूट को आप थोड़ा बदलो, रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए जरूर। जुलाई के बजट में उसके लिए कुछ काम करेंगे तो करेंगे जरूर। फिर साइकिल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और इधर के हर सेक्टर का ध्यान रखते हुए, क्योंकि दैट एक्सप्रेशन वाज यूज्ड, वेज गिविंग जॉब्स, दोज आइटम्स विच ब्रिंग वेजेस, विच ब्रिंग जॉब्स, वो भरपूर है इधर। उसके बेहतरी के लिए हम जरूर काम करेंगे। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, बट यू कैन बी श्योर दैट आई विल माई सेल्फ कम हियर। इफ जाकर जी और मनप्रीत बादल और हमारे तरुण जी बुलाते हैं तो मैं आऊंगी। वॉट एवर कैपेसिटी आई विल बी, आई विल कम एंड वर्क विथ यू टू मेक श्योर दैट वी रेस्टोर लुधियाना टू इट्स ओल्ड ग्लोरी। ये मेरा वायदा है आपको। We need to restore it. We need to build Punjab back again. We need to have Ludhiana come back to stand up and be the engine of India's growth. My assurance to you. Thank you. Thank you. So please, sir, please clear the stage. Thank you, ma'am. I request Shri Vijay Sampla ji to present vote of thanks. I request everybody to please clear the stage. I request Shri Vijay Sampla ji to present the vote of thanks. I request everybody to please clear the stage. Now I request Shri Subhash Dawar ji and Ramandeep Bajaj ji to present a token of respect to Shri Tarun Chugh ji. I request request Subhash Dawar ji and Ramandeep Bajaj ji to pay a token of respect to Shri Tarun Chugh ji, National General Secretary. I request everybody to please clear the stage. इमाम साहब स्टेज खाली कराओ प्लीज। ਅੱਠੋ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਹੀ। ਮੈਡਮ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਲਵਾਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਪੂਰੀਅਸ ਔਰ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊਡ ਪਾਰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 43 ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਔਰ MSME ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ MSME ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ 22,137 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 63 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ MSME, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ MSME ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁਣਾਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ? ਦੇਖੋ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਸਟ ਗਲੋਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਆਫ ਟੂਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਿਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਟ ਸੀਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ, MSME ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਫੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ BJP ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗੇਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ? ਜ਼ਰੂਰ जगूगी जी। हाँ जी, बोलना चाहते हैं दिल से, सब परेशान है मैम। हम ना तो रोड क्रॉस कर सकते हैं, ना रेल में जा सकते हैं, हमारे बायर जहां आ नहीं सकते। हमारे फार्मर्स भाइयों की वजह से हम लोग जितना परेशान, जितना हमारा नुकसान हुआ है, वो शायद वो मैं सिर्फ मोदी सरकार जी को, मोदी जी को आई रियली रिस्पेक्ट हिम and I really want him, I want him to come and clear our Punjab problem. That's what I want. Thank you. नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही है मैम। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम यू। क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पहुंचे लुधियाना में और उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ कहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से पंजाब की बदलती हुई तस्वीर नजर आ सकती है? पंजाब में जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं के साथ वादे किए, वो एक भी उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। अगर मोदी की सरकार आएगी तो हम पूरी श्योरिटी से कह सकते हैं कि भी हम लोग पूरे सुरक्षित होंगे और हमें जो मिलना चाहिए, हमारा जो हक है, वो हमें वो पूरा मिलेगा। जो उन्होंने एड्रेस किया, आपको लगा है कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उनकी बातें जो है वो हमारे पंजाब के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। हमारी इंडस्ट्री अगर अच्छी जाएगी तो हम वो देश के इकोनॉमिक में भी कंट्रीब्यूशन करेगी और वो देश उसकी वजह से हमारा वर्ल्ड ਅੱਜ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ MSME ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 43BH ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਅਡਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਦਰ MSME ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਕਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁੱਦੇ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ 'ਚ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 7 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ NGO ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪਲੇਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਲੈਂਡ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 4000 ਕਰੋੜ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 4000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਿਸ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਦ ਦੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਆਪ ਇੱਥੇ 85% ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁਣੋ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਜਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਵਿਊਜ਼ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਐਂਡ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਸਪਰ। ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 2006 'ਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਾਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੈਟ ਵਾਸ ਫॉर 10 ਇਅਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਡੰਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋ ਕਾਸਟ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਟਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਲੋ ਕਾਸਟ ਮਿਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਫੈਬਰਿਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਵਰਜ ਆਫ ਟੋਟਲ ਕੋਲੈਪਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ